हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक हम लगभग 600 क्वेश्चंस की वीडियो डाल चुके हैं नेट पे अपने चैनल पे। तो आप लोग नहीं देखे हैं अगर तो उसके जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस नंबर 7। तो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची और 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो हमारा गैमिन एंड गैसलसाफ्ट हमारा एप्टोनिस से संबंधित है। परिस्थिति एवं संविधा हमारा एच हेनरी मैन से संबंधित है। और युसुत समाज और औद्योगिक समाज स्पेंसर से, और नातेदारी सत्ता एवं नागरिकता की बात एल.टी. हाउस करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। गैमिनसाफ्ट गैसलसाफ्ट टॉनिस से, परिस्थिति संविधा हेनरी मैन से, युसुत समाज और औद्योगिक समाज की बात स्पेंसर करते हैं, नातेदारी सत्ता एवं नागरिकता की बात एल.टी. हाउस करते हैं। अगला, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। टॉनिस ने 2 आधारभूत स्वरूपों का वर्णन किया है, गैमिनसाफ्ट गैसलसाफ्ट। सर हेनरी मैन का वर्गीकरण 2000 आधारों पर है, परिस्थिति एवं संविधा। स्पेंसर ने 2 भागों की बात की है, युसुत समाज और औद्योगिक समाज, तथा एल.टी. हाउस समाज के 3 प्रकार की बात करते हैं, आधार, नातेदारी सत्ता और नागरिकता को किया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक किसान समाजों की विशेषता नहीं है? परिवार में सदस्यों के श्रमिक जैसा इस्तेमाल सही है। उत्पादन एवं उपभोग की इकाई के रूप में परिवार, ये भी सही है। कृषि एवं जीवन शैली के रूप में, यह सही है। जबकि पूछा विशेषता नहीं है, तो पूर्ण पृथक्करण विशेषता नहीं है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कृषक समाज की विशेषता हमारा अपेक्षाकृत एक समरूप समाज, जीवन यापन कर कृषि कर उसमें नियंत्रण करता है। कृषि समाज अभिवेकिक और अस्तरीकृत समुदाय है। कृषि समाज में नगरों या कस्बों के कुलीन वर्ग से भिन्न होता है, यद्यपि अनेक क्षेत्र प्रभावित होते हैं। आर्थिक आधार पर कृषक समाज अन्य समाजों से भिन्न होता है। पारिवारिक सामाजिक संगठन प्राथमिक इकाई होती है, यह प्रमुख विशेषताएँ हैं। अगला, विकसित एवं विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए प्रतिमान चरों का प्रयोग किसने किया है? तो प्रतिमान चरों का प्रयोग हमारे टालगट पार्सन्स करते हैं। विकसित एवं विकासशील समाजों में अंतर करने के लिए प्रतिमानों पैटर्न वेरिएबल्स का प्रयोग पार्सन करते हैं। प्रतिमान चरों द्वारा कर्ता को असमंजस की स्थिति से मुक्ति मिलती है। यह मूल्यों का जोड़ा है जिनका महत्व समाज की प्रकृति के अनुसार होता है। पार्सन ने 5 प्रकार के प्रतिमान चरों की बात की है, जो इस प्रकार हैं: भावनात्मकता बनाम भावनात्मक तटस्थता, सार्वभौमिक बनाम विशिष्टवाद, आत्म उन्मुखता बनाम सामूहिक उन्मुखता, प्रदत्त बनाम अर्जित, और विसरण बनाम विनिर्दिष्टता। अगला, किसान समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने लघु परंपरा और बृहद परंपरा की श्रेणियों में सर्वप्रथम प्रयोग किया है? तो यह रॉबर्ट रेडफील्ड है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषताएं नहीं हैं? तो औद्योगिक समाज की विशेषताएं यांत्रिक सहसंधि और दमनकारी प्रविधियां नहीं है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। यह हमारा यांत्रिक समाज की विशेषताएं हैं। अगला, औद्योगिक समाजों की विशेषताएं उत्पादनों का मशीनीकरण, समविभाजन का विशेषीकरण, संचार के साधनों की प्रमुखता, परिवहन की उन्नति, उन्नत तकनीक, शहरीकरण, बृहद बाजार प्रणाली, उपभोग प्रणाली की विशिष्टता, निवेदिता, प्राथमिक संबंध है, द्वितीयक संबंध एवं सावयवी एकता, प्रतिकारी कानून होता है। जबकि यांत्रिक एकता के अंतर्गत हमारा विकल्प नंबर 2 और 4 सही हो जाएंगे। ई वुल्फ के अनुसार पीजेंट तथा किसान आंदोलनों की अगुवाई सामता किसने की है? तो ई वुल्फ के अनुसार किसान आंदोलनों की अगुवाई मध्यम किसान वर्ग ने किया है, क्योंकि इनका उच्च किसान वर्ग और साहूकारों के विरुद्ध यह आंदोलन प्रतिनिधित्व, बड़े किसानों और जमींदारों के विरुद्ध यह आंदोलन था। अगला, ग्रामीण एवं नगरीय सातत्य के संप्रत्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसका आशय गाँव एवं नगर में द्विभक्त इकाइयाँ। इसका आशय है कि गाँव एवं नगर आपस में जुड़े होने पर एक दूसरे से अलग हैं। यह नगरीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्याख्या करता है। इसका आशय है कि ग्रामीण नगरों का स्थानांतरण नगरीय जनों के गाँव में स्थानांतरण। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गांव के लोगों का नगरों में और नगर के लोगों का गांव में स्थानांतरण ग्राम नगरीय सातत्य की अवधारणा होती है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग सोरोकिन और जिमरमैन ने किया था, और इसे पुरस्कृत करने का श्रेय रॉबर्ट रेडफील्ड को जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? माना जाता है कि किसान परंपरा में निष्ठा रखते हैं, कृषक की कृषि के बारे में अवृत्त लाभोन्मुख, जबकि किसान भूमि के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। कृषक फार्मर समानतः अपनी स्वयं की भूमि पर काम करते हैं, जबकि किसान एजेंट सदैव दूसरे के भूमि पर कार्य करते हैं।
कृषक फार्मर बड़े भाड़े के मजदूरों से काम करवाते हैं, जबकि किसान पीजेंट पारिवारिक मजदूरों के साथ काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि यह सही नहीं है, किसान ही अपने खुद के खेत में काम करते हैं। अगला, किसान की निम्नलिखित विशेषताएं। पीजेंट जो कि ग्रामीण किसान है। किसान अपनी सांस्कृतिक रीति रिवाजों, मानदंडों के संकुचित दृष्टिकोण एवं परंपराओं के अपार निष्ठा रखते हैं। आजीविका में भूमि जोत चलाते हैं। उत्पादन उपभोग के लिए, न तो लाभ कमाने के लिए। उत्पादन केवल अपने उपभोग के लिए करते हैं, न कि लाभ कमाने के लिए। पारिवारिक आधार पर कृषि करते हैं, अर्थात परिवार के सहयोग कृषि में लेते हैं। और किसी के भूस्वामी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों होती है। बटाईदार भी होते हैं। अगला, आर डेहरनडार्फ को तर्कानुसार उत्तर औद्योगिक समाज किस आधार पर विभाजित है? वर्ग के प्रयोग, सत्ता के प्रयोग, उत्पादन के साधनों का प्रयोग या लोकतंत्र का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्ता के अनुसार। निम्नलिखित में से किस एक समाजशास्त्री पर सिद्धांत विकसित किया कि सामाजिक व्यवस्था में भूमिकाएं आदर्शक? सामाजिक व्यवस्था में भूमिकाएं आदर्शक अधिकारों एवं दायित्वों का संस्थागत गुच्छा हो सकती हैं। दुर्खीम, माल्टन, डेविस, लिंटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंटन। सामाजिक व्यवस्था में भूमिका आदर्श अधिकारों एवं दायित्वों का संस्थागत गुच्छा हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक संस्था नहीं है? तो बंधुगिरी है, सामाजिक संस्था नहीं है, जबकि नातेदारी, विवाह, विद्यालय और शिक्षा संस्था के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक संस्था क्या है? सामाजिक संस्था एक कार्यविधि है जो मानव व्यवहार को विनियमित करती है। अगला, प्रतिमान एवं मूल्य समाज के मूल आधार हैं। यह केवल धार्मिक संस्थाएं प्रतिमान एवं मूल्य सिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कथन हमारा सही है, परंतु कारण गलत है। अगला, टारगेट पार्सन्स के अनुसार औद्योगिक समाज के लिए निम्नलिखित में से कौन लागू होते हैं? तटस्थता, विशिष्ट परकता, स्वर उपलब्धि, सामूहिकता। तो आर के मर्टन का 2 और 3, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। विशिष्ट परकता एवं सर्वपरक उपलब्धि औद्योगिक समाज की ऊपर लागू होता है। इसका राइट 5 प्रकार के चर पाए जाते हैं: तटस्थता, फैसिसी और यूनिवर्सलाइज्ड अचीवमेंट और कलेक्टिविटी। अगला, औद्योगिक समाजों में, यहाँ राइट आंसर बी होगा, बी। औद्योगिक समाज में सामाजिक स्तरीकरण के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक समाज अस्तरीकृत होता है। औद्योगिक समाज जाति के आधार पर स्तरीकृत होता है। औद्योगिक समाज वर्ग एवं परिस्थिति के आधार पर वर्गीकृत होता है। या औद्योगिक समाज की सामाजिक गतिशीलता में अवरोध पैदा करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। औद्योगिक समाज वर्ग एवं परिस्थिति के आधार पर वर्गीकृत या स्तरीकृत होता है। अगला, औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता स्तरीकरण का अत्यधिक महत्व होता है। इसमें स्तरीकरण का आधार वर्ग एवं परिस्थिति होता है। परंपरागत समाज में स्तरीकरण का आधार जाति होती है। औद्योगिक समाज में व्यक्ति की सामाजिक गतिशीलता में अवरोध न पैदा करके बढ़ावा देती है। अगला, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में भारत में जाति व्यवस्था की पकड़ को चुनौती दी है। कारण है हमारा गतिशील जाति व्यवस्था परिवर्तन की एक घटना के रूप में है। जाति की मूल संरचना को चुनौती नहीं देती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दोनों कथन एवं कारण सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। समकालीन भारतीय समाज में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। यह परिवर्तन समाज की संरचना और उसके प्रकार के दोनों परिलक्षित होती है। भारत में आधुनिकीकरण का कारण जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार एवं ग्राम्य समुदाय में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, परंतु गतिशीलता के कारण जाति में मूल संरचना में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन दिया, इरावती कर्वे के विचार में जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है। यह कथन हमारा सही है। आइए देखते कारण। क्योंकि एक ही जाति के सदस्यों का विश्वास है कि वे सहपूर्वज के वंशज हैं। तो कथन एवं कारण दोनों सही और सही व्याख्या कर रहा है। इरावती कर्वे जाति को परिभाषित करते हुए कहती हैं, जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है। अतः कथन सही है। तो जाति के सदस्य यह मानते हैं कि उनका जन्म एक ही पूर्वज से हुआ है, जिसे हम गोत्र के नाम से जानते हैं। अगला, सूची 1 या सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो निश्चित परिस्थिति से संबंध प्रत्याशित व्यवहार, किसी निश्चित परिस्थिति का अनुरूप भूमिकाओं का विन्यास, 2 या 2 से अधिक भूमिकाएं से जुड़ी मांगे, और चौथा है हमारा एक ही भूमिका की परस्पर विरोधी मांगे। तो डी का हमारा हो जाएगा 2। डी का 2 कहाँ पे है? यहाँ पे ऑप्शन गलत भी दिया है। तो आइए राइट आंसर देखते हैं।
भूमिका हमारा किसी पद या निश्चित स्थिति के साथ जुड़े हुए दायित्वों एवं अधिकारों से आबद्ध व्यवहार एवं प्रतिभाओं को भूमिका कहते हैं। जबकि भूमिका द्वंद्व जो दो या दो से अधिक भूमिकाओं के बीच असंगतता या विरोधाभास की स्थिति में भूमिका द्वंद्व उत्पन्न होता है। भूमिका तनाव किसी व्यक्ति द्वारा एक ही पद परिस्थिति से जुड़े दायित्वों की आवश्यकताओं को पूरा करने में अनुभव की गई कठिनाइयों को भूमिका दबाव या भूमिका तनाव के रूप में जानते हैं। अगला है भूमिका विन्यास। जब एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति से भूमिकाओं का समुच्चय जुड़ा होता है उसे भूमिका पुंज या भूमिका विन्यास कहते हैं। मार्क्स के अनुसार मिथ्या चेतना निम्नलिखित में से क्या है? तो वह प्रक्रिया जिससे सर्वहारा इतिहास अपनी स्थिति का बोध करता है। सर्वहारा अपनी स्वयं की एवं अपने वास्तविक हितों की संकल्पना करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मार्क्स के अनुसार मिथ्या चेतना वह है जो सर्वहारा अपनी स्वयं की एवं अपने वास्तविक हितों की संकल्पना में अंतर समझता है। मार्क्स के अनुसार सत्तारूढ़ दल जिस दृष्टि से समाज की वास्तविकता को देखता है, इस वास्तविकता से पैदा हुई चेतना को हम हित चेतना या अन्य वर्गों के सदस्यों के रूप में अपना लेते हैं और चेतना वास्तविक चेतना नहीं रहती। मार्क्स की व्याख्या में झूठी चेतना या थोपी हुई चेतना जो सर्वहारा वर्ग द्वारा पूंजीपतियों के अनुसरण से की जाती है। निम्नलिखित में से भूमिका द्वंद्व के कौन से उदाहरण हैं? एक फुटबॉल प्रशिक्षक अपनी पुत्री दल की सदस्य है। कक्षा के समय सिनेमा जाने वाला एक विद्यार्थी अपने पुत्र के विरुद्ध अपराध के बाद सुनवाई करने वाला न्यायाधीश। तो एक फुटबॉल प्रशिक्षक जिसकी पुत्री दल की एक सदस्य है और अपने पुत्र के विरुद्ध अपराध के बाद सुनवाई करने वाला न्यायाधीश के बीच भूमिका द्वंद्व की स्थिति प्रकट होती है। परिस्थिति समुच्चय एवं निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? सामाजिक संबंधों के किसी निश्चित जालक्रम में व्यक्ति द्वारा अभिग्रहित स्थितियों का समुच्चय, एक व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल में अर्जित विशेषताओं योग्यताओं का समुच्चय या एक अधिकारी द्वारा नौकरशाही में उपयोग किए जाने वाले विशेषाधिकारों का समुच्चय। तो यहाँ राइट हो जाएगा आंसर केवल एक। सामाजिक संबंधों के किसी निश्चित जालक्रम में व्यक्ति द्वारा अभिग्रहित स्थितियों का समुच्चय को भूमिका समुच्चय कहते हैं। अगला प्रोफेसर मर्टन के अनुसार अकेले व्यक्ति द्वारा धारण की गई विभिन्न एवं विशिष्ट परिस्थितियों में संकुल को भूमिका पुंज या भूमिका समुच्चय कहते हैं। एक परिस्थिति पुंज से निर्दिष्ट समय में एक व्यक्ति भिन्न भिन्न परिस्थितियों के प्रकारों को करता है। जैसे एक व्यक्ति एक डॉक्टर है, एक पति है, एक पिता, एक नागरिक, एक मंत्री भी हो सकता है। कई पदों पर संकुल को ही परिस्थिति समुच्चय कहते हैं। अगला सावकाश वर्ग के सिद्धांत में वेबलन ने सामाजिक गतिशीलता के साथ उपभोक्ता की तुलना की है। यह समाज के वित्तीय रूप में समूहों को सुस्पष्ट अवकाश के साथ प्रदर्शन उपभोग की तुलना की है। नवधनिकों के जीवन शैलियों की तुलना की है या महिलाओं के वंचन के साथ संबंधित विचारों की तुलना की है। तो सावकाश या अवकाश वर्ग में थर्सिन वेबलन ने समाज के वित्तीय रूप से सफल समूहों को सुस्पष्ट अवकाश के साथ प्रदर्शन उपभोग की तुलना की है। वेबलन ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लिट्सेयर क्लास में विलासी वर्ग के सिद्धांत का वर्णन करते हुए बताया कि यह दो प्रकार के होते हैं। एक वर्ग जो अपनी आर्थिक शक्ति के आधार पर अनुत्पाद होते हुए भी विलासी बने रहते हैं। दूसरा वर्ग जो उत्पादन कार्य करते हैं और मनमाने तरीके पर इच्छानुसार उपभोग नहीं कर पाते, अर्थात उत्पादन वे करते हैं, उपभोग और कोई करता है। लुप्पन सर्वहारा का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में है? मार्क्सवादी, वेबर, पार्सनवादी या दुर्खीमवादी? तो लुप्पन ने सर्वहारा का संप्रत्यय मार्क्सवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। द मार्क्स ने द होली फैमिली नामक पुस्तक में सर्वहारा वर्ग की अवधारणा का प्रयोग किया था। लुप्पन सर्वहारा की अवधारणा मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है। भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जाति के आंतरिक तर्क में परिवर्तन लाती है। लुईस डूमा के इस प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है? संस्कृति से अर्थव्यवस्था तक, अपवित्रता से राजनीति तक, संरचना से सार तक या धर्म से समाज तक? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पवित्रता से राजनीति तक की बात लुईस ड्यूमा करते हैं। लुईस ड्यूमा अपनी पुस्तक होमो हायरार्कीस में जाति को एक प्रकार की गैर बराबरी मानते हैं। उन्होंने जाति के आधार पर पवित्र और अपवित्र माना है। जाति के आधार पवित्र और अपवित्र माना है और पवित्र और प्रदूषण भी कहीं कहीं दिया रहता है। अगला, जब जाति समूह को अपने समस्तरीय रूप में समेकित करता है तो अपने विकास के लिए विशिष्ट नीतियों अथवा कार्यक्रमों की मांग करता है। यह है राजनीतिक दल की भांति कार्य करने लगता है, दबाव समूह की भांति कार्य करने लगता है या प्रबल जाति की भांति कार्य करने लगता है या स्वयं के लिए स्वयं का वर्ग के भांति करने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दबाव समूह की भांति कार्य करना लगता है। जब जाति समूह अपने आप को समस्तरीय रूप से समेकित करता है और तथा अपने विकास के विशिष्ट नीतियों और कार्यक्रमों की मांग करता है तो वह दबाव समूह की भांति कार्य करने लगता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिक्रम एवं विभेदन सामाजिक स्तरीकरण के भाग हैं। जाति प्रथा
तथा सामाजिक स्तरीकरण का समृद्ध प्रणाली। केवल एक, दोनों, एक और दोनों, न तो एक न तो एक। तो दोनों कथन हमारे सही हैं कि जाति एक विभेदन के सामाजिक स्तरीकरण का भाग है और जाति प्रथा सामाजिक स्तरीकरण की समृद्ध प्रणाली है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाजशास्त्री तर्क, यह तर्क है कि जाति राजनीतिक आधुनिकीकरण तब होता है जब जाति अपने आप को एक वर्ग में विलीन कर लेता है या जाति समूह को अपने आप को दबाव समूह के रूप में संगठित करता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि राजनीतिक आधुनिकीकरण तब होता है जब जाति समूह को अपने को दबाव समूह के रूप में संगठित कर लेता है। सॉरी, यहाँ पे तीनों राइट। जाति संघातात्मक नियमों पर संक्रियात्मक संगठन होती है, तो यहाँ पे तीनों राइट आंसर हैं। जब तीनों तत्व पाए जाते हैं तो जाति एक राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में होता है। जाति राजनीतिक आधुनिकीकरण में जाति स्वयं को एक वर्ग में विलीन कर लेता है, जाति समूह को एक दबाव समूह के रूप में काम करने लगता है तथा जाति संघात्मक नियमों की सक्रियता से संगठित होती है और इसी प्रकार तीनों विकल्प सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्क्स के वर्ग अपने में स्वयं के लिए संकल्पना का अभिप्राय है। श्रमजीवी वर्ग द्वारा अपने विरोधियों को उखाड़ फेंकने के अंतरण में वर्ग चेतना और सामूहिक क्रिया की प्राप्ति या श्रमजीवी वर्ग की विशेषता बताने के लिए आर्थिक दशाएं, जीवन स्तर। तो ए और बी दोनों कथन हमारे सही हैं। मार्क्स के ध्रुवीकरण सिद्धांत में दो प्रकारों की चर्चा की, अपने आप में वर्ग या अपने आप के लिए वर्ग। पहले मार्क्स के अनुसार वर्ग चेतना का अभाव होता है, केवल हित समान होते हैं, जबकि दूसरे वर्ग चेतना पाई जाती है। मार्क्स ने पूंजीवादी समाज में सर्वहारा वर्ग के अपने हितों, अधिकारों आदि के प्रति सचेत होकर उसे प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, जिसमें मार्क्स ने अपने लिए वर्ग कहा है तथा मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग से क्लास फॉर इटसेल्फ में परिवर्तित होकर व संगठित होकर पूंजीवाद व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएगा। मार्क्स के शब्दों में सर्वहारा के पास होने के लिए बेड़ियों के अलावा अतिरिक्त कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है। अगला, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सामाजिक परिवर्तन तब होता है तब जब समाज में वर्ग संघर्ष का अनुभव करती है या कोई सृजनात्मक व्यक्ति अपने नेतृत्व के गुणों के आधार पर मूल्यों और नैतिकता को लाता है या लाती है। तो मार्क्स के अनुसार समाज में वर्ग संघर्ष का अनुभव करने पर ही परिवर्तन होता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में परिवर्तन का अर्थ कारण समाज में वर्गों का अधुव्य होता है वर्ग संघर्षों से। यही वर्ग संघर्ष समाज में परिवर्तन लाते हैं तथा सामाजिक परिवर्तन के पूरे वर्ग में संघर्ष के कारण होता है, न कि व्यक्ति के नेतृत्व के गुणों के कारण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक परिवर्तन में विकासवादी सिद्धांत यह सुझाते हैं कि सरल समाजों से जटिल समाज होता है। समाज की प्रकृति रेखीय रूप में होती है। समाज का परिवर्तन विभेदीकरण की प्रक्रिया है। एक, केवल दो, दो और तीन, एक और दो, तीन। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। तीनों कथन सही हैं कि समाज में सरल से जटिल परिवर्तन होता है, समाज एक रेखीय प्रकृति होती है, समाज में परिवर्तन विभेदीकरण की प्रक्रिया है। परिवर्तन के उद्विकासी सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक स्तर में समाज सरल था, उसमें कम से कम विभेदीकरण पाया जाता, धीरे धीरे समाज की सरलता से जटिलता की ओर और सीधे रेखा में बढ़ा। विभेदीकरण भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ाता गया। सामाजिक विचारकों का यह उद्विकासी सिद्धांत जैविक विज्ञानों से प्रभावित था, अर्थात टायलर के विकास के सिद्धांत से प्रभावित था। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।